मैं स्नेहा आपकी होस्ट एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो मैं कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक बहुत छोटे से गांव की। और ये कहानी आज से करीब 80 से 90 साल पुरानी है। ये कहानी और ये बात जबकि है तब उस वक्त वहाँ उस गांव में मुखिया, पंचायत, इन सारी चीज़ों का चलन हुआ करता था। ये आप में से बहुत सारे लोगों को बात पता होगी कि पहले ज़्यादातर सारी चीज़ें, सारी बातें, सारे मसले, सब कुछ ऐसे ही पंचायत के द्वारा, मुखिया के द्वारा ही सॉल्व कर दिए जाते थे। कोई भी चीज़, केस, पुलिस, इन सारी चीज़ों तक जाता ही नहीं था। ऐसे ही उस गांव में भी पंचायत, मुखिया, इन सारी चीज़ों का चलन था। एक वक्त पर वो गांव काफ़ी भरा पूरा गांव हुआ करता था, काफ़ी खुशहाल गांव हुआ करता था। उस गांव में किसी भी तरह की कोई भी समस्या कभी आती ही नहीं थी। लेकिन उस वक्त पर उस गांव का माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। उस गांव की जनसंख्या धीरे धीरे काफ़ी कम होने लगी थी। लोग वहाँ से बड़े बड़े शहर या फिर दूसरे जगह का रुख करने लगे थे। ऐसा अचानक क्या हो गया था इतने अच्छे और खुशहाल गांव में, ये आपको कहानी में आगे पता चलेगा। आज की इस कहानी की शुरुआत तो 80 साल पहले हो चुकी थी, लेकिन आज की ये कहानी शुरू होती है अभी से करीब 20 साल पहले। 20 साल पहले अचानक शहर में एक ऐसा परिवार जो कि बिल्कुल खुशहाल अच्छा परिवार था, और उस परिवार में एक पति जिनका नाम था रोशन, एक पत्नी जिनका नाम था कविता, और उनकी एक छोटी बच्ची जो कि करीब 7 साल की थी, जिसका नाम था कुहू। उनके परिवार में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ थीं। लेकिन अचानक एक दिन रोशन जी को एक कॉल आया उनके गांव से, उनकी बुआ जी का, बड़ी बुआ का। अभी रोशन जी के पिता का देहांत हुए 1 साल भी नहीं बीते थे, और रोशन जी इस दुख को जैसे तैसे भुलाकर अपनी सामान्य जिंदगी बिता रहे थे। रोशन जी का जाना कभी भी उनके गांव की तरफ हुआ नहीं था, पता नहीं क्यों, लेकिन हमेशा उनकी बुआ जी और उनके पिताजी ने उनको उनके गांव से दूर ही रखने की कोशिश की थी। लेकिन आज अचानक बुआ जी का कॉल आता देखकर रोशन जी को काफ़ी खुशी भी हुई, उसके साथ ही साथ आश्चर्य भी हुआ कि आज अचानक ऐसा क्या हो गया जिससे बुआ जी ने मुझे खुद से कॉल किया है। वो काफ़ी खुश होते हुए फ़ोन उठाते हैं। जब उन्होंने फ़ोन उठाया तब बुआ जी ने उनसे पहले तो इधर उधर की बातें की, उनका, उनकी पत्नी का, कुहू का, सबका हाल चाल पूछा। हाल चाल पूछने के बाद रोशन जी ने ही अपने तरफ से ये सवाल रख दिया, बुआ जी आज आपने मुझे खुद से फ़ोन किया, मुझे बहुत खुशी हो रही है, वरना आप तो कभी मुझे अपने पास आने ही नहीं देती, कभी मिलने ही नहीं देती। कविता का भी कितना मन करता है आपसे मिलने का। लेकिन इतना कहते ही बुआ जी ने तुरंत उनकी बात को वहीं पर काटते हुए कहा, बेटा अब लगता है तुम्हारी पत्नी का ये सपना बहुत जल्दी सच होने वाला है। इस पर रोशन जी ने आश्चर्य से पूछा, क्यों, क्या बात है बुआ जी, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? बुआ जी ने फ़ोन के दूसरे तरफ से जवाब दिया, बेटा मैंने और तुम्हारे पिता ने तुमसे सालों से एक बात छुपा कर रखी थी, जो बात अब मुझे ना चाहते हुए भी तुम्हें बतानी पड़ेगी, क्योंकि ये हमारे कुल की परंपरा है जो कि सालों से चली आ रही है। इसे आज तक तो तुम्हारे पिता निभा रहे थे, लेकिन अब उनके जाने के बाद ये परंपरा निभाने की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर आ गई है। लेकिन
मैं ये चाहती हूँ चाहे जो भी हो जाए, तुम किसी भी हालत में मेरी बात के लिए मना नहीं करोगे। चाहे जो भी हो, तुम्हें उस वक्त यहाँ पर आना ही पड़ेगा। इतना सुनने की देर थी। रोशन जी तो जैसे खुशी से बावले से होते जा रहे थे। उन्होंने तुरंत कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं बुआ जी, मैं आप जब बोलो, जिस वक्त बोलो, मैं आने के लिए तैयार हूँ। मैं सारे काम छोड़कर आपके पास आ जाऊँगा और मैं साथ में कविता को भी ज़रूर लेकर आऊँगा। एक गुड न्यूज़ थी जो मैंने आप लोगों को अभी तक दी नहीं थी, क्योंकि पापा का सब कुछ ऐसा हुआ और उसके बाद ही हमें ये सारी चीज़ें पता चली थी। कविता फिर से माँ बनने वाली है और अब जल्दी ही उसकी डिलीवरी का भी डेट आ रहा है। ऐसे में मैं उसे अकेला छोड़कर तो आ नहीं सकता, इसलिए मैं उसे भी वहाँ पर लेकर आऊँगा। इसी बहाने उसका भी आपसे मिलना हो पाएगा। और ये बात सुनते ही बुआ जी थोड़ी देर के लिए बिल्कुल शांत हो गईं और उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया। रोशन जी को ये काफ़ी अजीब लगा और उन्होंने तुरंत अपने बुआ जी से कहा, बुआ जी आप लाइन पर हैं ना? बुआ जी का फ़ोन के दूसरी तरफ से जवाब आया, हाँ 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 बेटा, मैं हूँ, मैं लाइन पर ही हूँ। ठीक है, तुम आ जाओ और हमारी सारी बातें, ठीक है तुम एक बार घर आ जाओ, फिर मैं तुमको सारी बातें बताती हूँ। लेकिन अगर हो सके तो कविता को मत लेकर आना। तुम देख लो अगर वहाँ कोई हो जो कि 3-4 दिन तक कविता का ख्याल रख ले, क्योंकि हमारे यहाँ बुज़ुर्गों का पिंड दान करने के लिए तुम आने वाले हो और वो पूजा हमारे यहाँ हमेशा होती है हर साल। और ऐसी पूजा में कहते हैं कि गर्भवती महिला को शामिल नहीं होना चाहिए। वैसे भी पूजा में घर के लड़के ही बैठते हैं, तो उसकी कोई ज़रूरत तो है नहीं। और जहाँ तक रही कविता से मिलने की बात, तो वो मैं खुद तुम्हारे साथ आ कर के मिल लूँगी। तुम चिंता मत करो बेटा। उनकी इस लड़खड़ाती बातों को, आवाज़ को सुनकर रोशन को थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन उसने बिना कुछ जवाब दिए सिर्फ इतना कहा, ठीक है बुआ जी, मैं देखता हूँ, अगर कोई मुझे मिलेगा तो मैं आपको बताता हूँ। आप मुझे डेट बता दो मुझे कब आना है। बुआ जी ने डेट बता दिया। डेट बहुत जल्दी की ही थी, इसलिए रोशन जी ने तुरंत अपने काम के सारे लोगों से बात कर ली। और रोशन जी का बिजनेस था, जिसके वजह से उन्हें कोई खास प्रेशर तो अभी महसूस नहीं हो रहा था, जिसके वजह से वो जा ना सकें। उन्होंने सारे काम सारे लोगों को समझाया और वहाँ जाने के लिए निकल पड़े। 2 दिनों बाद ही उनको निकलना था और वो 2 दिनों से पहले ही वहाँ से निकल गए थे, सिर्फ इस वजह से कि इस बार पहली बार वो अपने गांव जा रहे हैं और गांव जाकर वो अपनी बुआ जी के साथ वक्त बिताना चाहते हैं। ये सोचकर और तो और कविता भी पहली बार मिलने वाली थी। इन्हीं कारणों से वो जल्दी वहाँ से निकल गए और अब उनके निकलने के बाद उन्होंने थोड़ी दूर तक रास्ता जैसे तैसे तय किया। वो रास्ता तय करने में उनको काफ़ी मुश्किल हो रही थी, क्योंकि उनकी पत्नी गर्भवती थी और रास्ते अच्छे नहीं थे, जिसके वजह से वो गाड़ी काफ़ी धीरे धीरे ड्राइव करते हुए जा रहे थे। और रास्ते में कुछ दूर तक तो मैप काम कर रहा था, लेकिन उस गांव की सीमा पर आते ही वो मैप काम करना अब बंद कर चुका था। इस पर उन्होंने ये सोचा, हो सकता है इस गांव में ये चीज़ें काम ना करती हों। वैसे भी ये बहुत आम बात है, कहीं गूगल का काम करना और कहीं नहीं करना। अभी भी ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिल जाती हैं, और ये तो वैसे भी 15 साल पुरानी बात है, तो ऐसा होना कोई बड़ी बात नहीं थी। इस वजह से उन्होंने पास में ही देखा एक छोटा सा ढाबा था। उस ढाबे पे वो तुरंत पहुंच चुके थे और उन्होंने गांव के अंदर जाकर उस हवेली का रास्ता पूछा। ढाबे वाले ने भी उनको तो पहले घूर कर अजीब तरीके से देखा, लेकिन उसने वो रास्ता बता दिया
उसी रास्ते पर चलते हुए वो थोड़ी ही देर में हवेली के आगे पहुंच चुके थे। अब सूरज भी ढल चुका था। गाड़ी काफी धीरे धीरे चलाकर लेकर आने की वजह से उनको थकावट भी हो चुकी थी, क्योंकि जर्नी समय से ज्यादा लंबी हो चुकी थी। अब उन लोगों ने घर का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खटखटाते ही बुआ जी ने दरवाजा खोला और वो अपने बेटे को देखकर काफी खुश थीं। उन्होंने तुरंत उसे गले से लगाया और उसे अंदर आने के लिए कहने लगी। तब तक उनकी नज़र कविता पर पड़ी और उन्होंने देखा कविता प्रेग्नेंट है। कविता के लगभग डिलीवरी की डेट लग रहा था, जैसे अब बस नज़दीक ही आने वाली है। इस पर उन्होंने थोड़े से डांटने के लिहाज से रोशन को कहा, मैंने तुमको पहले ही बोला था ना, इसका ख्याल रखने के लिए वहाँ अगर कोई और मिले तो उसके साथ इसे छोड़ कर आना। इसे लेकर आने की क्या ज़रूरत थी ऐसी हालत में, और तुम्हें तो अभी कुछ पता भी नहीं है। ये सुनकर रोशन ने थोड़े आश्चर्य से उनकी तरफ देखा और पूछा, मुझे क्या नहीं पता है बुआ जी, आप लोग मुझे कुछ बताओगे तब तो मुझे कुछ पता होगा। और अब जो भी हो, हम लोग बहुत लंबा सफ़र तय करके आए हैं, हम लोग बहुत थक चुके हैं। हम लोग को सबसे पहले तो अंदर लेकर चलिए और कुछ खाने को दीजिए। और बुआ जी ने अभी कुछ भी खास करके कविता के सामने और कुहू के सामने कहना बिल्कुल सही नहीं समझा, इसलिए वो सबको लेकर अंदर आ चुकी थी। सब लोग खाना खाकर थोड़ी देर इधर उधर की बातें करके आराम करने के लिए जा चुके थे। अगले दिन सुबह थकावट की वजह से सबकी नींद बहुत देर से खुली, लेकिन जब उनकी नींद खुली तो उन्होंने देखा बुआ जी किसी 3 पंडितों से बातें कर रही थीं और वो उनसे बार बार हाथ जोड़कर कुछ विनती कर रही थीं। थोड़ी दूर होने की वजह से रोशन को उनकी बातें साफ साफ सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन रोशन को इतना ज़रूर समझ में आ गया कि बुआ जी किसी चीज़ से किसी को बचाने की बात कर रही हैं। क्या? ये सुनने के लिए रोशन जब नज़दीक आने लगा तब अचानक बुआ जी का ध्यान गया रोशन पर और वो तुरंत चुप हो गई। उन्होंने पंडितों को भी चुप रहने का इशारा कर दिया। सब लोग बिल्कुल शांत हो चुके थे और रोशन ने पूछा, क्या बात है बुआ जी, आप किसको किससे बचाने की बात कर रही हैं? और ये पंडित लोग क्यों, वो जो हम पूजा करने वाले हैं पिंडदान की, उसके लिए आए हैं क्या? इस पर बुआ जी ने कहा, हाँ वो पूजा भी यही करवाने वाले हैं। वो पूजा भी? ये बात सुनते ही रोशन को थोड़ा सा अजीब लगा। रोशन ने कहा, वो पूजा भी से आपका क्या मतलब है बुआ जी? कितनी पूजा होने वाली है? और आपके कहने के मुताबिक मैं सिर्फ 3 दिन ही पूजा करूँगा। आपको पता है इन सारी चीज़ों में मेरा कोई विश्वास नहीं है, तो आप ना मुझे ज़बरदस्ती का इन चीज़ों में मत फंसाओ। ये चीज़ ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, पितृपक्ष है, ये चीज़ें की जाती हैं, इसलिए मैं कर दूंगा, लेकिन इसके अलावा मुझे और किसी पूजा से कोई लेना देना नहीं है। आपको पता है बुआ जी, प्लीज़। बुआ जी ने कहा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हें इन्हीं 3 दिनों में जो भी पूजा करनी है वो करवाऊंगी। उसके अलावा पूजा के लिए तुम्हारा कोई अलग से दिन तुम्हें नहीं देना पड़ेगा। ये सुनकर रोशन थोड़ा नॉर्मल हुआ और बुआ जी ने उसे हाथ मुंह धोकर फ्रेश होने के लिए कह दिया। उन्होंने कहा, तुम कमरे में जाओ, जाकर हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो जाओ, कविता को भी उठाओ, मैं तुम लोगों के लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। और रोशन चुपचाप अपने कमरे में चला गया। उसने तैयार होकर तब कविता को उठाया। कविता भी थोड़ी ही देर में तैयार हो चुकी थी। नाश्ता बुआ जी कमरे में ही लेकर आ चुकी थी। बुआ जी ने नाश्ता नीचे रखते हुए कहा, कविता बेटा तुम तैयार हो गई हो ना, तुम अब फटाफट से नाश्ता कर लो, फिर मैं तुम्हें थोड़ी देर में यहाँ गांव के बाहर एक मंदिर है उसमें लेकर चलती हूँ। इस पर रोशन और कविता एक दूसरे की शक्ल की तरफ देखने लगे। फिर रोशन ने कहा, बुआ जी जैसे आपको पता है मैं पूजा पाठ नहीं करता, वैसे ही कविता भी नहीं करती है,
तो मंदिर क्यों लेकर जा रहे हो आप? इस पर बुआ जी ने कहा, तुझे इसकी हालत नहीं दिख रही है क्या? मैं इसका ख्याल नहीं रख सकती यहाँ पर। वैसे भी यहाँ पर हमें पूजा पाठ की तैयारी करनी है, और कविता का ख्याल कौन रखेगा? अगर मान ले उसकी डिलीवरी हो गई तो फिर हम क्या करेंगे? मुझे तो इन चीज़ों का उतना अनुभव भी नहीं है। वहाँ मंदिर में बहुत पुरानी दाई माँ है, एक नहीं दो तीन रहती हैं। तो अगर कविता को किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वो सब कविता का ख्याल बहुत अच्छे से रख सकती हैं। तो तू इतना परेशान मत हो, मैं कविता को 3-4 दिनों के लिए वहाँ रख देती हूँ। तेरा काम यहाँ से जल्दी तू ख़त्म कर और कविता को लेकर वापस चला जा। ये बात कविता को काफ़ी अजीब लग रही थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे बुआ जी उसे वहाँ से भगाना चाहती हैं। लेकिन क्यों? ऐसा क्या है? ये बात किसी को भी समझ में नहीं आ रही थी। और इतना कहकर बुआ जी वहाँ से बाहर चली गई। लेकिन कविता ने अपने पति से कहा, प्लीज़ यार रोशन, मैं कहीं नहीं जा रही, मुझे यहीं रहना है। ठीक है, मेरा ख्याल क्या रखना है, कैसे रखना है, वो सब मैं देख लूँगी। वैसे भी वहाँ कौन था यार? और रही हॉस्पिटल की बात, तो मेरी डिलीवरी इतनी जल्दी नहीं होने वाली है। तुम लोग क्यों इतना परेशान हो रहे हो? तुम अपनी पूजा के लिए आए हो ना, तुम अपनी पूजा पे कंसंट्रेट करो, पूजा ख़त्म करो। ठीक है, हम ज़्यादा दिन नहीं रुकेंगे, हम तुम्हारी पूजा ख़त्म होते ही यहाँ से चले जाएंगे। तुम ना बस अपनी पूजा पे ध्यान दो, मैं कहीं नहीं जा रही। और तुम बुआ जी को समझाओ, तुम कैसे समझाओगे वो मुझे नहीं पता, लेकिन तुम समझाओगे। इस पर रोशन ने अपनी पत्नी कविता को शांत कराते हुए कहा, हाँ हाँ ठीक है, मैं देख लूँगा, तुम इतना परेशान मत हो, मैं बात करता हूँ बुआ जी से। और वो निकलकर बाहर बुआ जी को ढूंढने लगा। उसने बुआ जी को वापस से पंडितों से वैसे ही बात करते हुए देखा। वो जब तक नज़दीक पहुंचा तब तक वो पंडित वहां से उठकर जा चुके थे और पूजा अगले दिन से ही शुरू होने वाली थी। रोशन ने बुआ जी से बात करके जैसे तैसे बुआ जी को इस चीज़ के लिए मना लिया कि कविता अभी यहीं रहेगी और मैं बस पूजा खत्म करके यहाँ से चला जाऊँगा। इस पर बुआ जी ने कहा, ये तो मुझे पहले से ही पता था कि तू इस बात के लिए बिल्कुल नहीं मानने वाला है। ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं आगे क्या होगा। और इतना कहकर बुआ जी अंदर गईं और एक लिस्ट लाकर उसके हाथ में थमाते हुए उन्होंने कहा, ये ले जाकर, ये सारी पूजा की सामग्री यहीं गांव में ही है, वहाँ पे तुझे मिल जाएगा, उस दुकान में जाकर लेकर आ जा। 3 दिनों की पूजा में ये सारी चीज़ें लगने वाली हैं। जो चीज़ जितनी जितनी लिखी हुई है वो सारी चीज़ें उतनी ही लेकर आना। रोशन सारा सामान लेने के लिए गांव में चला गया। रोशन के कपड़े और उसको देखकर कोई भी ये तुरंत समझ जाता कि रोशन यहाँ का नहीं है, वो कहीं बाहर किसी शहर से आया है। और ऐसा ही हुआ। मार्केट में जाने के बाद कुछ लोगों ने, खास करके दुकान के लोगों ने, उससे सवाल जवाब करना शुरू किया। और जैसे ही रोशन ने बताया वो हवेली में आया है रुकने के लिए, वो अपने पिता का नाम लेता और लोगों को बताता। और पिता का नाम सुनते ही या हवेली का नाम सुनते ही जैसे लोगों के होश उड़ जाते। वो रोशन की तरफ और इस तरह से देख रहे थे जैसे रोशन शायद इस दुनिया का है ही नहीं। और ये सारी चीज़ें रोशन को काफ़ी अजीब लग रही थी। लेकिन थोड़ी देर तक तो रोशन ने इन चीज़ों को अवॉइड करने की कोशिश की, ये सोचकर कि शायद मेरे कपड़े, मेरी सारी चीज़ें यहाँ के लोगों से काफ़ी अलग हैं, इसलिए लोग मुझे ऐसे देख रहे हैं। और रोशन अपना काम करने पर ही ध्यान दे रहा था। लेकिन जब वो सारा सामान लेकर वहाँ से लौटने लगा तब उसने 2 लोगों की बातें सुनी। वो 2 लोग ये कह रहे थे, ऐसे श्रापित जगह पर कौन आने की हिम्मत कर सकता है? और वैसे भी मैंने तो ये सुना है इसकी भी पत्नी प्रेग्नेंट है। आखिरकार इतने सालों बाद फिर से कोई गर्भवती महिला यहाँ पर आई है। वैसे भी जैसा श्राप है, लगता नहीं है कि ये अपनी गर्भवती महिला और उसके बच्चे को लेकर यहाँ से जा पाएगा। जाने दो, हमें क्या करना है, सबके अपने अपने कर्म।
ये बात सुनकर उसे काफी अजीब लगा, लेकिन उसने वहां पर अब गांव वालों से कोई भी सवाल जवाब करना बिल्कुल सही नहीं समझा। इसलिए वो चुपचाप अपने घर के लिए वापस लौट गया और वहां पहुंचकर उसने तुरंत अपनी बुआ जी को सारी बातें बता दी और वो बुआ जी से सवाल करने लगा। वो कौन से श्राप के बारे में बात कर रहे थे बुआ जी? मैं इन चीज़ों को मानता नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मैं अगर गर्भवती महिला को लेकर आया हूँ तो मैं उसको और अपने बच्चे को यहाँ से शायद ही लेकर जा पाऊँगा। ये सब क्या है? मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। पापा ने भी आज तक लगता था जैसे मुझसे बहुत सी बातें छुपाई हैं, आपने छुपाई हैं। अब क्या है? अब तो मैं यहाँ हूँ, अब तो मुझे बताइए। इस पर बुआ जी को आखिरकार थक हार कर उसके सामने सच्चाई रखनी ही पड़ी। बुआ जी ने कहा, ठीक है, तू जानना ही चाहता है ना, और वैसे भी तू ये जो गलती कर चुका है, मैं चाहूँ ना चाहूँ मुझे अब तुझे ये चीज़ें बतानी ही पड़ेंगी, क्योंकि ये 3 दिन अब तेरे और तेरी पत्नी, तेरे होने वाले बच्चे पर बहुत भारी पड़ने वाले हैं। तूने बहुत बड़ी गलती की है सच में, अपनी पत्नी को यहाँ लाकर। ये बात तेरे परदादा के समय की है। तेरे परदादा और उनके बड़े भाई यहाँ के सरपंच हुआ करते थे। उनमें सबसे मुख्य औहदा उन दोनों का ही था और वो दोनों इस गांव का संचालन बहुत अच्छे तरह से किया करते थे। तुझे तो पता ही है, हमारी प्रॉपर्टी तब अभी के मुकाबले 10 गुना से भी ज़्यादा थी। धीरे धीरे काफ़ी सारी चीज़ें उनके जाने के बाद मैं, तेरे पिता या तेरे दादा संभाल नहीं पाए, इसलिए सारी चीज़ें बिगड़ती चली गईं, सब खत्म होती चली गईं और कहीं ना कहीं ये इस परिवार पर पड़े हुए उस श्राप का भी असर है। और उस समय गांव में सब कुछ वो जिस तरह से चलाते थे, सारे गांव के आसपास के लोग देखकर इन चीज़ों से बहुत जला करते थे। हमारे पड़ोस में एक गांव था, या फिर ये कहें एक छोटा सा कस्बा था, जिस कस्बे में कहा जाता था जितनी औरतें हैं वो सारी की सारी काले जादू में माहिर थी। वो काले जादू की क्रिया किया करती थी और पहले तो वो दूसरे गांवों से लोगों को लाकर उनकी बलि दिया करती थी, बच्चों की बलि दिया करती थी। लेकिन धीरे धीरे उनकी नज़र हमारे गांव पर पड़ी और उन्होंने फिर हमारे गांव से बच्चों, लोगों को चुरा चुरा कर, बहला फुसला कर या फिर कुछ खिला पिलाकर अपने यहाँ ले जाती और ले जाकर उनकी बलि दिया करती थी। ये बात तेरे परदादा और उनके भाई को, दोनों को जब पता चली, तब उन दोनों ने मिलकर उस पूरे कबीले को पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए उस कबीले की सारे लोगों के साथ जलाकर ख़त्म करने का निर्णय लिया। और वो दोनों गांव के कुछ लोगों को लेकर उस कबीले को जलाने के लिए निकल गए। थोड़ी ही देर में वहाँ पर हाहाकार मच चुका था, लेकिन इन सारे लोगों ने सबको पकड़ पकड़ कर वहाँ पर बांधा और बांधकर पूरे कबीले को रातों रात खत्म कर दिया। सारे लोगों को जला दिया, मार दिया और फिर वो पूरी तरह से निश्चिंत हो गए कि अब उनके गांव पर कभी कोई ऐसा संकट नहीं आएगा। लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी और वो वहाँ से रातों रात अब उस कबीले को पूरी तरह से जलने के बाद ख़त्म कर चुके थे। अब वो गांव में अपना सारा काम वैसे ही संभाल रहे थे जैसे पहले किया करते थे। एक दिन अचानक एक गर्भवती महिला यहाँ पर आई और उसने अपनी एक झूठी दुख भरी दास्तान सुनाकर इनसे गांव में रहने के लिए जगह मांगी। इनके पास जगह, पैसे, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। उस महिला की हालत देखकर इन दोनों को दया आ गई और इन दोनों ने उसे इसी गांव में रहने की जगह दे दी। वो औरत यहाँ पर रहने लगी। कुछ समय बाद वापस से गांव में बच्चे गायब होने लगे
और बच्चों की लाशें भी नहीं मिलती थी। लोगों को ये बात अजीब लग रही थी, क्योंकि सबने अपने आंखों से देखा था उस कबीले का अंत होते हुए। लेकिन अब ये बाद में वापस से क्यों होने लगा था? लोगों ने ये पता करने का निर्णय लिया और उसके बाद लोगों को आखिरकार एक दिन ये बात पता चल ही गई। वो गर्भवती महिला जिसको इस गांव में आसरा दिया गया था, वो भी उसी कबीले की थी। वो पता नहीं कैसे बच गई थी और अब ये बलियां वो दे रही थी अपने बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा शक्ति स्थापित करने के लिए। इसलिए वो सिर्फ छोटे बच्चे की ही बलियां दे रही थी। और इन लोगों ने जैसे ही ये बात जानी, ये तुरंत दोनों बड़े दादाजी लोग के पास पहुंच चुके थे। उनको सारी बातें बता दी गई। जैसे ही उनको ये बात पता चली, वो लोग एक बार फिर से उस औरत के घर के तरफ बढ़ चले थे। लेकिन अब वो औरत वहां पर प्रसव पीड़ा में तड़प रही थी, मर रही थी, छटपटा रही थी। ये देखकर तेरे परदादा जी को दया आ गई और उन्होंने कुछ दाइयों को उसकी मदद के लिए भेज दिया। थोड़ी ही देर में उसकी प्रसव पीड़ा खत्म हो चुकी थी। उसने एक बच्चे को जन्म दे दिया था, लेकिन वो बच्चा नहीं था। वो तो लग रहा था जैसे शैतान का रूप है। वो बचपन से ही बहुत भयानक दिख रहा था। उसके दांत थे, जबकि जन्म लिए हुए बच्चे के दांत कभी नहीं होते। लोगों ने उस बच्चे को देखते ही तुरंत शैतान, राक्षस, अजीब अजीब से नाम देना शुरू कर दिया। सबने मिलकर उस औरत को तो जलाकर मार दिया, लेकिन तेरे परदादा जी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उस बच्चे को मारे। और उन्होंने आखिरकार ये करने का निर्णय लिया। जब वो उस बच्चे को ज़मीन में दफनाने के लिए जा रहे थे, तब उस गांव के पंडित जी ने कहा, आप इसे ऐसे ही दफना कर इसे ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी माँ ने पता नहीं कितने बच्चों की बलि देकर इसे बहुत शक्तिशाली बनाया है। इसका पहले बंधन करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इसे दफना कर हमेशा के लिए रोक सकते हैं। पंडित जी ने तुरंत वो सारी क्रिया की जो कि उन्हें करके उस बच्चे को रोकना था। लेकिन जब उस बच्चे पर ये सारी क्रिया की जा रही थी, तभी उस बच्चे ने अपनी माँ के आवाज़ में उस गांव को, उस गांव वालों को, उन तुम्हारे दादाजी को श्राप दिया और ये कहा, आज के बाद इस गांव में कभी भी किसी बच्चे का जन्म नहीं होगा, और अगर होगा तो हर हाल में उसकी मृत्यु 24 घंटे के अंदर अंदर हो जाएगी। और उसके बाद उसने अपनी आंखें बंद कर ली। तब से ये श्राप इस गांव पर लग चुका है। इस गांव में कोई भी महिला बच्चे को जन्म नहीं दे पाती। अगर देती है तो सच में पता नहीं कैसे, लेकिन 24 घंटे के अंदर अंदर ही उसके बच्चे की मृत्यु हो जाती है। और तो और उसके कुछ ही समय बाद तेरे परदादा जी और उनके बड़े भाई दोनों की अचानक मृत्यु हो गई। मृत्यु हुई तो हुई, लेकिन जब उनकी लाश को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था, तब उन दोनों की लाशें अर्थी से जैसे अचानक गायब हो गई। कहाँ गायब हुई, कैसे गायब हुई, ये किसी को कभी नहीं पता चला। उसके बाद कभी भी उनकी लाशें नहीं मिली, जिसके वजह से उनका अंतिम संस्कार नहीं हो पाया। तब से हमने और पंडित जी ने इन सारी चीज़ों की जितनी भी समझ थी, उसके हिसाब से यही बातें समझ में आई कि अब हर साल हमें उनकी अंतिम क्रिया और ये सारी कुछ कुछ विधियाँ जो अब तुम करने वाले हो, ये विधियाँ करनी पड़ेंगी। तभी जाकर शायद उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। ये सारी बातें सुनकर रोशन जैसे एक बहुत बड़े शौक में चला गया था, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसने खुद को संभाला और ये कहा, ऐसा कैसे हो सकता है बुआ जी? फिर बुआ जी ने कहा,
यही रीज़न है बेटा कि मैंने, तेरे पापा ने हमेशा तुझे और तेरे परिवार को इस गांव से दूर ही रखा। वैसे भी इस घर का जो भी बड़ा बेटा होता है उसे ही ये विधियां करनी होती हैं। जब तक तेरे पिता थे तुझे ये सब चीज़ें ना तो जानने की ज़रूरत थी ना ये चीज़ें करने की। इस वजह से हमने तुझे ये बातें कभी बताई ही नहीं। अब देख, तू ये बातें माने या ना माने, लेकिन तुझे ये चीज़ें करनी तो पड़ेंगी। इस पर रोशन ने कहा, बुआ जी मैं मना नहीं कर रहा, मैं सारी चीज़ें करूँगा जैसे आप बोल रहे हो। और वैसे भी अगर ये मेरे परदादा की आत्मा की शांति की बात है, तो अगर इसके अलावा भी हम कुछ और कर सकते हैं जिससे ये पूजा हमें हर साल करने की ज़रूरत ना पड़े, तो मैं पंडित जी से उस बारे में भी बात करूँगा, ताकि हमेशा हमेशा के लिए ये चीज़ें ठीक हो जाएं। इस पर बुआ जी ने कहा, पता नहीं, अभी तक तो इन चीज़ों का कोई रास्ता कभी नहीं पता चला है, लेकिन कल हम इस पूजा विधि को करने से पहले तेरे बच्चे की सुरक्षा के लिए घर में एक पूजा करने वाले हैं, जिससे हम घर को एक सुरक्षा घेरे में बांधेंगे, ताकि अगर गलती से भी तेरी पत्नी बच्चे को जन्म दे देती है तो उसकी जान को कोई खतरा ना हो। ये सारी बातें रोशन के लिए अजीब थीं, लेकिन फिर भी उसने सारी बातें मानने के लिए मना नहीं किया, क्योंकि वो अपनी बुआ जी का दिल नहीं दुखाना चाहता था। और रोशन कल पूजा में बैठा और जिस तरह से पंडित जी ने घर के आसपास सुरक्षा घेरा बनवाया, उन्होंने वो सारी चीजें की। और करने के बाद कविता के हाथ में एक तावीज भी बांध दिया गया। कविता को अब अचानक से ऐसा महसूस हो रहा था जैसे सच में उसके प्रसव के दिन नज़दीक आ चुके हैं, जबकि उसकी डिलीवरी में तो लगभग 1 महीना और बाकी था। लेकिन ये बातें कभी कभी अपने हाथ में नहीं होती हैं। कई बार ऐसा होता है कि समय से पहले भी बच्चे का जन्म हो जाता है। लेकिन ये सारी बातें सुनने के बाद ना मानने को हम ना माने, लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये बात खुद पर ना रहकर किसी बहुत अजीज के साथ होती है, तो हम पर इन चीज़ों का असर होने लगता है। ठीक ऐसा ही कविता के साथ भी हो रहा था। वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को लेकर अब थोड़ा सा तो घबरा रही थी। और पूजा विधि शुरू हो चुकी थी। पूजा विधि खत्म होने के बाद आज घर में बार बार इन दोनों को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे इन्हें इनके दोनों परदादा नजर आ रहे हैं। ये बात इन्होंने अगली सुबह बुआ जी को बताई। बुआ जी ने कहा, हाँ, ये तुमने जो देखा है वो सच है। सच में इस पूजा के दौरान वो घर में आसपास हर जगह घूमते हुए नजर आते हैं। हाँ, लेकिन आज तक उन दोनों ने ना कभी किसी से कोई बात की है और ना कभी किसी को कोई नुकसान पहुंचाया है, तो पता नहीं ये क्या है। और फिर रोशन को ये बात काफ़ी अजीब लग रही थी। आज रोशन कल से ज़्यादा मन और श्रद्धा के साथ इस पूजा में बैठा हुआ था। आज पूजा वैसे ही खत्म हो चुकी थी। पूजा के खत्म होने के बाद आज खाना पीना खाकर सब अपने कमरे में आराम कर रहे थे। तभी अचानक से कुहू उठकर बैठ गई। कुहू उठकर बैठी और वो अजीब से आवाज में अपनी माँ से कुछ कहने लगी। पहले तो कविता को कुछ भी समझ में नहीं आया। बाद में कुहू की बात बहुत ध्यान से सुनने के बाद उसको वो बातें समझ में आई। कुहू कह रही थी, बहुत समय के बाद मुझे कोई मिलने वाला है। मेरी भूख शांत होगी। इसका खून पीने में मुझे बहुत मजा आएगा। इतना कहते ही कुहू तुरंत बिस्तर पर गिरकर वापस से शायद बेहोश हो चुकी थी या सो चुकी थी। कविता को अब ये बातें सुनकर काफी अजीब लग रही थी। वो डर से कांप रही थी और तुरंत उसने रोशन को उठाया और सारी बातें बताई। रोशन इस बात को माने या ना माने, वो ये चीज़ समझ ही नहीं पा रहा था। लेकिन
उसने अपने पत्नी के डर को हटाने के लिए इस बात को गलत साबित किया और दोनों वापस से सो गए। दोनों के वापस सोते ही थोड़ी ही देर में सच में कविता को बहुत तेज दर्द होने लग रहा था जैसे उसकी डिलीवरी अभी ही हो जाएगी। ये महसूस होते ही कविता ने तुरंत रोशन को उठाना शुरू किया और उससे कहा, मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है, बहुत तेज, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे लग रहा है जैसे मेरी डिलीवरी अभी ही होने वाली है। ये सुनते ही रोशन अब क्या करे, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उस गांव के आसपास भी दूर दूर तक कोई हॉस्पिटल नहीं था। वो भाग कर गया और जाकर अपनी बुआ जी को उठाकर लेकर आया। बुआ जी वहाँ पर पहुँच चुकी थी और जिस तरह से कविता दर्द में तड़प रही थी, छटपटा रही थी, उसको देखकर ये कोई भी बता सकता था कि उसकी डिलीवरी अभी तुरंत होने वाली है। और बुआ जी ने तुरंत कहा, पंडित जी को कॉल लगाओ और उन्हें तुरंत बताओ कि कविता की डिलीवरी होने वाली है, वो जल्दी से जल्दी यहाँ पर आ जाए। लेकिन रोशन ने कहा, पंडित जी को क्यों बताना है, उनको क्यों बुलाना है। इतना कहने की देरी थी कि अचानक उसके घर के बाहर से अजीब अजीब सी भयानक भयानक आवाज़ें आने लगी। ऐसी आवाज़ें जिसको सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते थे। इन आवाज़ों पर रोशन ने तुरंत अपनी बुआ जी से कहा, बुआ जी ये क्या आवाज़ें हैं, क्या हो रहा है ये। बुआ जी ने कहा, वो सब तू रहने दे, मैं इसीलिए कह रही हूँ तू पंडित जी को तुरंत बुला। इसके बच्चे की सुरक्षा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम हर हाल में पंडित जी को यहाँ पर बुला लें। इस पर रोशन ने अब कोई सवाल नहीं किया। उसने तुरंत पंडित जी को फ़ोन लगाया। पंडित जी भी मुश्किल से 10 मिनट के अंदर अंदर घर पर आ चुके थे और पंडित जी ने आते ही या फिर आने से पहले से ही अपना जाप शुरू कर दिया था और उन्होंने घर में प्रवेश करते ही किसी से कोई बात नहीं की। वो उसी स्थल पर बैठ चुके थे जहाँ पर पिछले 2 दिनों से पूजा चल रही थी और वहाँ पर बैठकर उन्होंने किसी प्रकार का कोई हवन करना शुरू कर दिया। इधर तब तक कविता की डिलीवरी सच में हो चुकी थी और कविता की डिलीवरी होते ही पता नहीं कैसे, लेकिन वो सुरक्षा घेरा हट चुका था। घर के अंदर एक काली बड़ी सी भयानक सी आकृति उसके और उसके बच्चे के सामने खड़ी थी और वो बच्चे को जैसे ही उठाने वाली थी, अचानक दोनों बड़े परदादा जी वहाँ पर पहुँच चुके थे और उन्होंने उस काली आकृति से लड़ने की कोशिश शुरू कर दी। वो उस आकृति से लगातार लड़ाई करते जा रहे थे, लेकिन उनकी शक्तियाँ उतनी नहीं थीं जितनी उस शैतान की थी। और पंडित जी इधर पूजा कर रहे थे। दोनों चीज़ें करते करते अचानक एक बहुत तेज सफ़ेद रोशनी दोनों दादाजी के शरीर में प्रवेश की और दादाजी ने पल भर में देखते ही देखते जैसे उस शैतान को चुटकियों में मसल दिया। वो शैतान एक काले घने धुएं में बदल गया और तुरंत उस घर की खिड़की से निकलकर बाहर चला गया। पूरा माहौल अब शांत हो चुका था और आज दोनों दादाजी ने उन लोगों से बातें की। उन्होंने कहा, हम सिर्फ और सिर्फ इसी शैतान के खात्मे के लिए यहाँ अभी तक रुके हुए थे। तुम लोगों ने आज तक हमारे लिए जो भी पूजा की, सबका फल हमें मिल चुका था। उसी की शक्तियों के बदौलत शायद हम आज इस शैतान को पूरी तरह से इस गांव से ख़त्म करके उसकी दुनिया में भेजने में कामयाब हो चुके हैं। अब हमारे भी आत्मा को शांति मिल जाएगी। और इतना कहते ही उन्होंने आशीर्वाद की तरह से अपना हाथ उठाया और वो वहाँ से तुरंत एक सफ़ेद चमक के साथ गायब हो चुके थे। उसके बाद अब रोशन, कविता, कुहू और दीपक सब एक साथ
यहाँ पर हर साल आते हैं। आज भी ये पूजा जारी है, लेकिन ये पूजा आज दिल से, श्रद्धा से, मन से की जाती है। इस पूजा को करने के लिए किसी को भी इन चारों को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि ये खुद इस पितृपक्ष का हर साल बेसब्री से इंतज़ार करते हैं ताकि ये जाकर ये पूजा कर सकें। इनकी हालत पहले से और भी कई गुना ज़्यादा बेहतर हो चुकी है, क्योंकि इनके सर पर इनके पितरों का आशीर्वाद पूरी तरह से बना हुआ है। तो आप सब भी इस पितृपक्ष में जो भी चीज़ें की जाती हैं वो करना बिल्कुल मत मिस कीजिएगा, क्योंकि सबको सबके पितरों का आशीर्वाद मिलना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इन कहानियों को शेयर करें, ताकि मेरी थोड़ी सी मदद हो सके। और आप सब अपना फीडबैक मुझे कमेंट के माध्यम से देना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे आप सबके कमेंट्स पढ़कर उसका जवाब देकर बहुत बहुत ज़्यादा खुशी होती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे इतने प्यारे प्यारे दोस्त मुझ पर इतना ज़्यादा अपना प्यार लुटा रहे हैं। मैं आप सबसे यही उम्मीद और भी करती हूँ। और अगर आप सबके पास आपकी ऐसी कोई कहानी हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी या इंस्टा आईडी पर आप हमें आपकी वो कहानी भेज सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।